पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वान शियाओ जो था वो एम्प्रेस का टोकन हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसको किसी भी हालत में एम्प्रेस वाला टोकन चाहिए, लेकिन एम्प्रेस तो यहाँ पर उसके साथ बड़ा बढ़िया वाला खेल खेल जाती है और वो केनान को अपना टोकन दे चुकी थी बिना कुछ किए। तो ये देखकर वान शियाओ के दिमाग में आग लग जाती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पर कॉम्पिटिशन को जीता एम्प्रेस का टोकन हासिल करने के लिए, लेकिन एम्प्रेस ने तो टोकन बिना कुछ किए केनान को दे दिया। आखिर एम्प्रेस मेरे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी कैसे कर सकती है? उसका इतना गुस्सा चढ़ चुका था कि वो किसी भी हालत में केनान को जान से मार डालेगा। इस वजह से वो चैलेंज कर देता है केनान से कि ठीक है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो हम उससे चैलेंज करके देखा। बड़ा अपने आप को होशियार समझता है ना, मैं भी तो देखो कि तेरे अंदर कितना दम है। तो केनान ने भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ बेटा, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वान शियाओ और केनान दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे ताकि एक दूसरे की वाट लगा सके। केनान कहता है कि चल बकवास बात बंद कर और आजा मैदान के अंदर, दिखा तू कि तू क्या कर सकता है। मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो अब जैसे ही वान शियाओ यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट ही क्या करने वाला था कि तभी वहाँ पर किसी और की इंसान की आवाज आती है जो कि एक लड़की की आवाज थी। और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाते हैं कि जेंटलमैन रुक जाओ, गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतना ज्यादा माहौल गर्म करके क्यों रखा गया है। ये जो लड़की आई थी ना, इसका नाम था शांजी, और इसको देखकर सभी लोग कहने लग जाते कि अरे ये क्या करने के लिए यहाँ पर आई है। ऐसा कहा जाता है कि इस लड़की के पास ना एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन बॉडी है जिसके दम पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेशन कर पाती है। लोग इससे डरते भी हैं क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है। तो वान शियाओ जो था वो कहने लग जाता है जियांशी से कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो ये सुनने के बाद वो जो जियांशी थी कहने लग जाती है कि तुम तो वैसे भी किंग के बेटे हो ना, तो तुमसे मिलने के लिए तो लोग आते ही रहते हैं, इसलिए मैं भी आ गई। एक तरफ किंग का बेटा खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ है एम्प्रेस का सबसे बढ़िया वाला दोस्त। तो तुम दोनों की इतनी बड़ी और इतनी पहली मुलाकात इतनी रूखी फीकी नहीं होनी चाहिए ना, कुछ तो अच्छा होना चाहिए तुम्हारी मुलाकात में। वैसे मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर भेजने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वान शियाओ तुम्हारे फादर ही है। तुम्हारे फादर ने मुझे यहाँ पर भेजा ताकि यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, मैं उसको क्लियर कर सकूँ। क्योंकि तुम्हारे फादर नहीं चाहते कि तुम ना एम्प्रेस से पंगा लो, क्योंकि उनको पता है कि एम्प्रेस से पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर तुम यहाँ पर कोई कदम ना उठाओ ना तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना ये चीज तुम्हारे पर बहुत बुरा वाला बैकफायर करेगी। तो ये सुनने के बाद वान शियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहने लग जाता है केनान से कि देख, किस्मत अच्छी थी कि तू अभी यहाँ पर बच रहा है, लेकिन ये मत समझना कि मैं शांत बैठूंगा। इसलिए बेहतर है कि आइंदा कभी भी तुम मुझसे मिलने के लिए मत आना, वरना जिंदा नहीं बचेगा। तो जो जियांशी वो केनान से कहने लग जाती कि तुमने आज ही तो कदम रखा है यहाँ पर, और आज ही आने के बाद तुमने सबसे ज्यादा गुस्से वाले इंसान को उंगली कर दी। ये वान शियाओ सबसे ज्यादा गुस्सा और शॉर्ट टेम्पर बंदा है, इसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुमने तो यहाँ पर पहली बार में ही धमाका कर दिया। तो इससे मुझे पता चल चुका है कि तुम सच में एम्प्रेस की ही दोस्त हो, क्योंकि जिस तरह की तुम्हारी हरकत है एम्प्रेस भी ठीक इसी तरह की हरकत करती है। ना किसी से डर, ना सामने वाला कोई भी क्यों ना हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वैसे हाँ, मैंने अपने बारे में तो तुम लोगों को कुछ बताया ही नहीं, तो मैं अब यहाँ पर तुम लोगों को अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम जुआनशी है, जिसके बारे में तो तुमने जान ही लिया होगा, लेकिन मैं आती हूँ एक एंशिएंट सेक्ट से और वहाँ की मैं एक इनर डिसाइपल हूँ। मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह पता है जहाँ पर बहुत कमाल की चाय बनती है। तो क्या हम चाय पीते पीते आगे की बात कंटिन्यू करें? मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा कमाल की इमॉर्टल चाय है जिसको पीने के बाद इंसान बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। तो क्यों ना तुम मुझे मेहमान नवाजी करने का मौका दो। यकीन दिलाती हूँ कि तुम लोगों को निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए सारे के सारे लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो जियांशी इनको वो इमॉर्टल चाय पिलाने वाली थी। ये जगह सच में बहुत ज्यादा कमाल की होती है। यहाँ पर ढेर सारी टेक्निक, ऐसा लगता है कि कोई पवेलियन के अंदर आ गया जहाँ पर टेक्निक और स्क्रोल वगैरह मौजूद है। वो जियांशी कहने लग जाती है केनान से कि देखो केनान, तुम पहली बार यहाँ पर आया हो ना, तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि हमारा जो एंशिएंट सेक्ट है वो कैसा है। इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर 3 ही पावरफुल सेक्ट हैं और उनमें से एक आता है हमारा एंशिएंट सेक्ट। हम लोग की काबिलियत का, हमारे पावर का इसी से अंदाजा लगा सकते हो तुम कि यहाँ के जो ओवरलॉर्ड वगैरह है, जिसके लॉर्ड्स वगैरह के भी ऊपर आते हैं, वो लोग भी हमसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। यही वजह थी कि वो जो वान शियाओ था ना, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाया और जैसा मैंने उसको कहा, उसको मेरी बात माननी पड़ी, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ऑफेंड करने का या मुझसे पंगा लेने का अंजाम कितना बड़ा भुगतना पड़ सकता है उसको। वैसे भी ये 9 हेवन बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छी पहचान ना होना तब तक तुम्हें तो लोग परेशान ही करते रहेंगे। एक बार पहचान अच्छी बन जाए तो उसके बाद लोग खुद ब खुद रास्ता साइड कर लेंगे कि बंदा वैसे ही स्ट्रॉन्ग है। तो पहचान बनाने में टाइम ज्यादा है, लेकिन बन जाए ना तो फायदा बहुत होता है। तो एंजल कहने लग जाती है कि एम्प्रेस का तो केनान सबसे पक्का वाला दोस्त है ना, तो ये काफी नहीं है पहचान बनाने के लिए। लोग तो वैसे भी केनान से डर ही जाएंगे जब भी उसको देखेंगे तो कि भाई साहब देखो ये एम्प्रेस का दोस्त आ गया। तो जियांशी कहने लग जाती है कि देखो तुम जो कह रहे हो बात तो वो सही है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि अभी तक के एम्प्रेस ने सबके सामने ये थोड़ी ना अनाउंस कर दिया कि तुम उसके दोस्त हो। अभी भी और भी बहुत सारे लोग होंगे जो केनान के बारे में नहीं जानते होंगे और केनान सबको कहेगा कि मैं एम्प्रेस का दोस्त हूं, तो थोड़ी ना किसी को यकीन होने वाला है। ऊपर से एम्प्रेस के पास इतना टाइम भी नहीं कि अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी उन्होंने जितना खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया ना, जितना इस सफर में आगे बढ़ी है, उससे ज्यादा उनके दुश्मन बन चुके हैं। उनको तो यहाँ पर ढंग से सांस लेने की भी मोहलत नहीं है, तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ से आएंगे। तो ये सुनकर एंजल कहना चाहते कि इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि एम्प्रेस जो है वो किसी मुसीबत में है। आखिर उनको कौन सी मुसीबत हो सकती है, उनके ऊपर कौन सा खतरा मंडरा रहा है?
तो जुआनशी कहती है कि देखो खतरा मंडलाना ना एक नॉर्मल कल्टीवेटर जो होते हैं उनके लिए मुसीबत की घंटी होता है, लेकिन एम्प्रेस के लिए ये उतना सा टफ नहीं होगा। वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को बना चुकी हैं कि वो इस मैटर को संभाल लेंगे। उन्होंने वैसे भी आज तक के कई सारे दुश्मनों का मुकाबला किया है जो उनके रास्ते का कांटा बने हुए थे। तो आइंदा भी अगर कोई आता है उनको परेशान करने के तो बेफिक्र अपना ये काम कर जाएंगे, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो खास बात है उनकी जो उनको सबसे अलग बनाती है और लोग उनकी इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनकी पावर का अंदाजा तो तुम लगा भी नहीं सकते क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि नॉर्मल कल्टीवेटर तो उनके आस पास भी नहीं है, वो खाली लॉर्ड्स वगैरह से ही है अब यहाँ पर टक्कर लेती है। तो केनान कहना चाहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बुलाई हो चाय पर हम लोगों को, तो तुम यहाँ पर खाली एम्प्रेस के बारे में तारीफ करने के लिए तो नहीं बुलाई होगी या उल्टी पुल्टी इधर उधर की बात करने के लिए हमें नहीं बुलाया होगा तुमने। तो मुझे क्लियर बताओ कि तुम्हें हमारा यहाँ पर बुलाने का क्या मकसद है, किस रीजन से तुम हमें यहाँ पर लेकर आई हो। तो जुआनशी कहना चाहती है कि देखो ठीक है, जब तुमने पूछ लिया तो मैं क्लियर तरीके से तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारा एंशिएंट सेक्ट जो है ना वो काफी ज्यादा कमाल का है और हमारा एक दुश्मन सेक्ट है जो कि तियान हुआंग सेक्ट है, वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उनके पास भी बराबर टैलेंटेड बंदे हैं, हमारे पास भी टैलेंटेड बंदे हैं, लेकिन हमें और ज्यादा टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। और मेरी नजर में सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा जो है आसपास वो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तो वो मैं क्या कह रही थी कि तुम अगर हमारे एंशिएंट सेक्ट को ज्वाइन करोगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज साबित होगी। इसी के लिए मैं यहाँ पर तुमको बुलाई हूँ ताकि तुम हमारा एंशिएंट सेक्ट ज्वाइन कर लो। इसी के लिए मैं तुमसे ये कह रही थी कि पहचान बनाना जरूरी होता है। अगर तुम हमारा सेक्ट ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद लोग तुम्हारे को देख कर ही कहेंगे कि ये तो एंशिएंट सेक्ट से आता है, इससे दूर रहना बेहतर है। तो क्या कहते हो, हमारे सेक्ट को ज्वाइन करोगे? तो किन्नान कहता है कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारा सेक्ट ज्वाइन करने में। तुम्हारा क्या, मुझे किसी का भी सेक्ट अभी ज्वाइन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ और खास काम के लिए आया हूँ, जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सका। तो जुआनशी कहने लग जाती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, तुम्हारे भी अपने डिसीजन होंगे। तो इस मीटिंग को जो हमने यहाँ पे बैठकर चाय पी है ना, इसको एक दोस्ती का हाथ समझ सकते हो कि यहाँ से हमारी एक दोस्ती की नई शुरुआत हुई है। कभी हेल्प लगे तो मुझे बुला लेना, तुम्हें लगेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। इतना तो कर सकते हो ना, सेक्टर को मैं ज्वाइन करना वो तुम्हारे ऊपर है। कुछ सवाल वगैरह भी पूछने हो तो मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब भी दे सकती हूँ। कुछ पूछना है क्या मुझसे? तो केनान कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ली हुआंग जो बैटल हुआ था उसके बारे में क्या जानती हो? तो मुझे ली हुआंग बैटल के बारे में जानना है। जुआनशी कहना चाहती है कि ली हुआंग जो बैटल था ना वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। वहाँ पर कई सारी ग्रेट डायनेस्टी वगैरह आई थी बैटल लड़ने के लिए और वो बैटल इतना खतरनाक था जिसकी वजह से सिर्फ तबाही ही हुई। नतीजा खास निकल कर नहीं आया लेकिन सबकी जान चली गई। अगर तुम्हें और डिटेल में समझना है तो तुम देख रहे हो मेरे हाथ में जो चाय का कप है, इसको तुम समझ सकते हो ये एक एंशिएंट रुइंस है। यही जगह जहाँ पर वो बैटल हुआ था और इस पे जो कप देख रहे हो ना, इसके अंदर जो चाय भरी हुई है वो है वही ली हुआंग बैटल। तो जैसे यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करती है वो जो चाय होती है उसने पूरी तरह से कप को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। चाय तो कुछ नहीं होता उसको, चाय तो वैसे भी गिरकर खराब होनी ही थी, लेकिन उसने साथ ही साथ अपने साथ लेकर कप को भी बर्बाद कर दिया था। तो यही वो बताना चाहती थी जुआनशी कि देखो उस बैटल ने उस एंशिएंट रुइंस को पूरी तरह से खत्म करके रख दिया। लोग तो मरे ही मरे, लेकिन वहाँ का वो जो इलाका था एंशिएंट रुइन का वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अगर अभी यहाँ पर कोई ऐसा बदकिस्मत इंसान होता है ना तो वो गलती से एंशिएंट रुइन के अंदर जाकर पहुंच सकता है। वहां जाने के बाद एक सबसे जो कम दर्जे की चीज होगी ना तुम्हारे साथ, वो होगी तुम्हारी कल्टीवेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और उसके बाद इससे भयंकर क्या क्या आगे बढ़कर हो सकता है उसके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए लोग यहाँ पर एंशिएंट रुइन का नाम सुनकर भी घबरा जाते हैं। वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ के जो इमॉर्टल किंग वगैरह मौजूद है ना, वो लोग भी उस एंशिएंट रुइन के अंदर जाने से 10 बार सोचते हैं। वो लोग भी वहाँ पर कह चुके हैं कि अंदर जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, तो कोई भी गलती से भी वहाँ पर ना जाए। लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि जहाँ ज्यादा रिस्क होता है रिवॉर्ड भी उतने ही ज्यादा वहाँ पर होते हैं। तो वहाँ जो जाएगा ना उसको बहुत सारे रिवॉर्ड मिल सकते हैं, क्योंकि जब बैटल हुआ था वहाँ पर तो कई सारे रिवॉर्ड वगैरह छूट गए थे जो पावरफुल कल्टीवेटर के थे। तो अगर कोई भी वहाँ पहुंच सकता है तो वो वहाँ जाकर रिवॉर्ड वगैरह हासिल कर लेगा जो कि ट्रेजर होंगे। उनमें से एक खास ट्रेजर के बारे में तो मुझे भी पता है जिसका नाम रेड बोन ग्रास है। अगर कोई इंसान इसको खा लेना तो उस इंसान का ब्लड ऑरा जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। इंसान का ब्लड ऑरा अपने पीक पर जा सकता है। इसके बाद एक प्रोफाउंड यंग फ्लावर है वो भी उसी जगह पर मौजूद होगा जिसको बनाया गया है एकदम ट्रू फायर से। और अगर उस फ्लावर का अच्छे से यूज किया जाए ना तो वो तुम्हारी कल्टीवेशन को भी इंक्रीज कर सकता है। साथ ही साथ वहाँ पर कई सारे पिल तो तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारी हर तरह की कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने में काम आ सकते हैं। पिल का तो हिसाब ही छोड़ दो, वहाँ पर तो अनगिनत पिल हो सकती है। ये तो होगी ट्रेजर की बात, लेकिन मैंने एक और खास चीज के बारे में सुनकर रखा है। ऐसा कहा जाता है कि पहले के टाइम में जो बैटल हुआ था ना और वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है जैसे कि कोई बहुत ज्यादा पीक रैंक का बंदा, तो वो लोग जब मरे थे ना तो उनकी सोल अभी तक की वहाँ पर भटकती है। अगर कोई ऐसा किस्मत वाला बंदा वहाँ पर चला जाए और उसके पास इतनी पावर हो कि उनमें से किसी पीक लेवल के कल्टीवेटर की सोल को वो पोजेस कर लेना, बंदे की समझो की किस्मत खुल गए। वो पीक लेवल के बंदे को उसकी सोल को आराम से कंट्रोल कर पाएगा और उसके बाद देखना उसका जलवा कितना ज्यादा डेंजरस होता है। बस यही तो सुनना था केनान को। वो कहने लग जाता है जुआनशी से कि तुम मुझे बताओ कि ये जो ली हुआंग बैटल हुआ था ना वो कहाँ पर हुआ था, कि मुझे वहाँ पर जाना है।
तो जुआशी कहने लग जाती है कि लगता है कि तुमने अपना मन बना लिया है कि तुम अपने मौत के मुंह में जाओगे, तो ठीक है, ऐसे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उसके पास एक फॉर्मेशन पास होता है जिसके जरिए किन्नान जो है ना वो जा सकता है उसी एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर। किन्नान को इस टोकन के जरिए अलग अलग जगह पर ट्रैवल करने की ना परमिशन मिलेगी, मतलब कहाँ पर भी वो चला जाए और जहाँ का रास्ता ब्लॉक होना वो टोकन दिखाकर वहां से आगे बढ़ सकता है। इस जो 9 हेवन के अंदर 33 रेल्म है ना, उसमें से 30 रेल्म को वो आराम से क्रॉस कर जाएगा इस टोकन को दिखाकर। तो किन्नान कहता है कि टोकन तो बड़े कमाल की चीज है, लगता है कि ये बहुत ज्यादा महंगा होगा, तो आप मुझे ऐसे ही इसको दे रही हैं। अगर आप यहाँ पर खाली दोस्ती का ही हाथ बढ़ाना चाहती हैं तो ये जो टोकन आप दे रही है ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि ये सच में बहुत महंगी चीज लग रही है मुझे। तो जुआनशी कहना चाहती है कि ठीक है, फिर तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि मैंने तुम्हारे पर एक एहसान किया, और एहसान का मतलब कभी ना कभी तुम किसी न किसी तरीके से चुका देना। वैसे भी मैं तो एंशिएंट रूइन में कभी जा नहीं पाई, लेकिन तुम जा रहे हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक है ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो चीज लेने के लिए तुम जहाँ पर जाओगे तुम्हें वहाँ पर वो चीज मिल जाए। तो किन्नान भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ये काम किया मेरे लिए मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। और हाँ, ठीक कहा आपने, अगर कोई तरीका होगा एहसान चुकाने का तो मैं एहसान चुकाने के लिए तैयार हूँ। फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी ना, बस मुझे बताना, मैं वो हेल्प कर दूंगा। तो जुआनशी कहना चाहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं की प्रार्थना करूंगी कि तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो उस पर तुम्हें कामयाबी मिले। लेकिन हाँ, एक चीज की सावधानी भी दूंगी कि वो जो वांशिया है ना उसे थोड़ा सा संभाल कर रहना, क्योंकि वो बहुत घटिया आदमी है, वो कहीं पर भी तुम्हें आसानी से रहने नहीं देगा, वो उंगली करने की कोशिश करेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम थोड़ा सा संभाल के ही रहो, क्योंकि वो रिवेंज लेने में ना वो बहुत ज्यादा घटिया आदमी है, वो कभी भी अपना बदला छोड़ता ही नहीं, चाहे आज हो कल हो या कभी भी क्यों ना, वो बदला लेने जरूर आएगा। अगर वो खुद से अटैक नहीं कराना तो कोई ना कोई तरीका ढूंढ कर तुम्हारे पर अटैक करेगा, लेकिन अटैक तो करने आएगा, इसलिए सावधान रहने में ही भलाई है। तो किन्नान भी कहता है कि ठीक है, मैं इसके ऊपर ध्यान रखूंगा। और इसके बाद किन्नान और एंजल जो होते हैं ना वो वहां से जाने लग जाते हैं ताकि उसी एंशिएंट रूइन के अंदर जा सके। जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे थे, वो जो जुआनशी होती है वो कहने लग जाती है कि उम्मीद करती हूँ कि इस बार जिस पे मैंने भरोसा लगाया ना वो भरोसा जीतेगा, मतलब कि इसने कुछ ना कुछ तो करके रखा है, पहले से प्लान बना कर रखी थी इसने कि वो किन्नान को वहां भेजेगी, और उसके प्लान में किन्नान आ गया। एंजल जो थी वो किन्नान से कहना चाहती है, देखो आज ही तो यहाँ पर ये जुआनशी तुमसे मिली है और आज ही इसने इतना बड़ा फेवर तुम्हें रिलीज कर दिया, तुम्हें अपना वाला टोकन दे दिया, तुम सच में बहुत ज्यादा चार्मिंग हो ना, ऐसी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। तो किन्नान भी उसके थोड़े मजे लेते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर ना किसी के जलन से जल जाने की बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लगता है कि कोई ना कोई जलन से जल भुन गया है। तो ये देखकर एंजल कहती है कि चलो भाड़ में जाओ, मैं तुमसे क्यों जलन करूंगी, मुझे तो जलन नहीं होती कि कोई भी लड़की तुम्हारे पास रहे या ना रहे। तो ये किन्नान को पता था कि ये एंजल तो बहुत ज्यादा जलन कर रही है, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।